क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब हवा सिर्फ सरसराती नहीं, बल्कि फुसफुसाकर नाम पुकारती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले रास्ते से गुजरे हों और अचानक लगा हो कि आपके पीछे कोई है, मगर मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी दास्तान जहां काला जादू सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सांसों में जकड़ लेता है। ये कहानी है एक गांव की, उस गांव की जहां नीम और पीपल के पेड़ दिन में भी डर पैदा करते हैं, जहां औरतें शाम ढलते ही अपने बच्चों को घर के भीतर खींच लेती हैं, जहां रात होते ही हर आंगन में दिए जलते हैं, पर बाहर सड़कों पर सिर्फ परछाइयां चलती हैं। और इन सब के बीच है एक रहस्य, एक मिट्टी का घड़ा जिसके अंदर कैद है किसी की आखिरी चीख। लोग कहते हैं अगर उस घड़े को छू लिया जाए तो इंसान का नाम मिट्टी में दर्ज हो जाता है। उसके बाद चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितनी दुआएं मांग लो, वह नाम मिट्टी से कभी मिटता नहीं। और जिस दिन वह नाम पूरी तरह से पक जाता है, उसी दिन उस इंसान की सांसें बुझ जाती हैं। कहानी की नायिका है मीरा। उसे नहीं पता था कि एक शाम उसकी किस्मत उसे उसी घड़े तक ले जाएगी और उसके बाद उसका नाम भी उसी मिट्टी पर लिखा जाएगा, काले कुमकुम से। तो अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की रात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। अब लाइट्स बंद कर दीजिए, खिड़की का पर्दा खींच लीजिए और दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब जो आगे होगा वह आपके सपनों तक में पीछा करेगा। काला जादू शुरू होता है। मीरा उस शाम खेतों से लौट रही थी। सूरज डूब चुका था और आकाश पर हल्की सी लालिमा बची थी, जो धीरे धीरे धूसर रंग में बदल रही थी। गांव का रास्ता सुनसान था, सिर्फ झिंगुरों की लगातार आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट उसके साथ चल रही थी। गांव के किनारे वही पुराना पीपल खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी शाखें आसमान को छूती थीं। जड़ों के बीच मिट्टी का एक घड़ा रखा था, जिसके ऊपर काला कपड़ा बंधा था। चारों ओर नींबू मिर्च की सूखी माला पड़ी थी और मिट्टी पर पुराने कुमकुम के धब्बे, जैसे किसी ने यहां कोई तांत्रिक क्रिया अधूरी छोड़ दी हो। मीरा का दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी पीछे से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। वह रुक गई, आवाज थम गई। वह दोबारा चली तो छन छन फिर गूंजी। उसके माथे पर पसीना छलक आया, जबकि हवा ठंडी थी। अचानक घड़े के भीतर से ठुक ठुक जैसी आवाज आई। मीरा वहीं जड़ हो गई। ऐसा लगा मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके होंठ सूख गए और गला रेत की तरह भर गया। उसने खुद को समझाया, शायद हवा है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट आई, मत छूना। आवाज इतनी पास थी जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर बोला हो। मीरा झटके से पलटी, पर पीछे सन्नाटा था, खेतों की खाली जमीन और दूर तक पसरी अंधेरी हवा। उसके पैर घबराहट में उलझे और तभी उसने महसूस किया कि उसके जूते में कोई डोरी फंस गई है। उसने नीचे देखा, काली डोर थी जो सीधी पीपल की जड़ों तक जा रही थी। डोरी ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा। उसने खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन डोरी चिपकती चली गई। डोरी को झटका देते ही घड़ा हल्का सा खिसक गया और मिट्टी से चरमराहट की आवाज निकली। घड़े की सतह पर एक पल के लिए हथेली का धुंधलाया निशान उभरा, फिर गायब हो गया। उसी वक्त ऊपर डाल पर बैठे कौए ने कांव कांव नहीं की, बल्कि सूखी डरावनी हंसी निकाली। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सीने में धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह अपने ही कानों में सुन सकती थी। उसने हड़बड़ी में डोरी को झटका देकर हटाया और बिना पीछे देखे गांव की ओर भागने लगी। लेकिन उसके कदमों की आवाज के साथ साथ एक और आहट जुड़ गई, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई भारी पैर घसीटते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मीरा भागती भागती गांव की चौहद्दी पर पुराने कुएं के पास आ पहुंची। सांसें इतनी तेज थीं कि सीना फटने जैसा लग रहा था। उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, पर तभी उसकी नजर कुएं पर पड़ी। उस पर बंधी राखी की सूखी गांठें अपने आप हिल रही थीं, जैसे किसी ने भीतर से रस्सी खींच दी हो। कुएं से उठती ठंडी हवा में एक अजीब गंध थी, भीगी मिट्टी, सूखे पत्ते और खून की हल्की सी धातु जैसी गंध। वह बदबू नाक में चुभ रही थी, लेकिन उसके पैरों ने वहीं जकड़ लिया।
ऐसा लगा मानो किसी ने उसके टखनों में अदृश्य बेड़ियां डाल दी हों। मीरा ने कांपती आंखों से नीचे झांकने की कोशिश की। कुएं का मुंह गहरा और अंधेरा था और भीतर से टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। लेकिन उस आवाज के साथ एक और आवाज घुली हुई थी, जैसे कोई गहरी गुफा से हंस रहा हो। धीमी खोखली हंसी जो हर पल और पास आती जा रही थी। अचानक रस्सी तनकर खींच गई और कुएं की जगत पर रखी लोहे की बाल्टी जमीन पर गिर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि मीरा की सांस रुक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जमीन से चिपक गए। तभी कुएं की गहराई से फुसफुसाहट गूंजी, मीरा। उसका नाम। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई ठीक उसके कान में बोल रहा हो। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मीरा चीखना चाहती थी, मगर गले से आवाज नहीं निकली। तभी कुएं के काले पानी में हल्की सी हलचल हुई। उसने अपनी धुंधली परछाई देखी, लेकिन वो परछाई उसकी जैसी नहीं थी। उसमें उसके चेहरे की जगह सफेद साड़ी वाली एक औरत थी, जिसकी आंखें हरे धुएं जैसी चमक रही थीं। उस औरत ने कुएं की गहराई से हाथ बढ़ाने की कोशिश की। मीरा के पैरों के पास मिट्टी हिली और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसकी एड़ियों को पकड़ रही हों। उसने घबराकर झटका मारा और पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने देखा रस्सी अब अपने आप ऊपर नीचे हिल रही थी और हर झटके के साथ कुएं से वही हंसी निकल रही थी। हाँ हाँ हाँ। मीरा बेतहाशा घर की ओर दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर पीछे से उस हंसी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर कदम पर उसे लगा जैसे कुएं की रस्सी उसकी गर्दन में लिपटने वाली है। मीरा जैसे तैसे घर पहुंची, दरवाजे की भारी सांकल उठाकर भीतर दाखिल हुई और पीछे से बंद कर दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपने कानों में उसकी धक धक सुन पा रही थी। वह दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी रही, मानो बाहर से कोई दरवाजा तोड़कर घुसने ही वाला हो। कमरे में अंधेरा था। कोनों में दियों की लौ धीमी धीमी कांप रही थी। हवा इतनी भारी थी कि उसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पर्दे अपने आप हिल रहे हैं, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। मीरा ने हिम्मत करके खिड़की के पास कदम बढ़ाए। तभी कांच पर टप टप की आवाज सुनाई दी, जैसे बाहर से कोई उंगलियों के पोरों से थपकी दे रहा हो। पहले 2 बार, फिर 3 बार। वही पुरानी ताल, वही डरावनी लय जो उसने बचपन में अपनी दादी की कहानियों में सुनी थी। नाम बुलाने वाली ताल। उसके हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की की जाली से बाहर झांकने की कोशिश की। धुंध में उसे एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी, चेहरा धुंधला पर आंखें जलते अंगारों जैसी। और अजीब बात यह थी कि उस औरत के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। मीरा चीखना चाहती थी, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। तभी कमरे के बीच रखा पुराना आईना हिलने लगा। उस पर चढ़ा कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिर गया और जैसे ही आईना खुला, मीरा ने देखा उसमें उसकी परछाई नहीं थी। आईने में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी और पीछे पीपल का पेड़ साफ नजर आ रहा था। घड़े पर किसी ने ताजा कुमकुम से लिखा था, मीरा। नाम अभी भी ताजा था, मानो किसी ने अभी अभी लिखा हो। आखिरी आग कांप रही थी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप गया हो। आईने से धीमी हंसी की आवाज निकली, अब तुम मेरी हो। मीरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे हिलने लगी। उसने भागने के लिए दरवाजे की ओर रुख किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सांकल अंदर से ही गिर पड़ी। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक पर्दों के पीछे से किसी के नाखूनों से दीवार कुरेदने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र खर्र। मीरा कांपती हुई पीछे हटी। आईने में औरत अब और पास आती दिख रही थी। उसकी आंखें हरे धुएं जैसी चमक रही थी और हर कदम के साथ कमरे में ठंडक इतनी बढ़ती जा रही थी कि मीरा की सांसें बर्फ में बदलने लगीं। आईना अब पूरी तरह कांप रहा था और उसके भीतर से वही डोरी बाहर निकलने लगी जो मीरा ने पीपल के नीचे देखी थी। वह डोरी धीरे धीरे फर्श पर गिरकर मीरा की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी सांप ने अपनी देह फैलाई हो। मीरा ने डर के मारे चीख निकाली। इस बार उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन गूंज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई और हर बार उस आवाज में किसी औरत की हंसी घुल गई। मीरा का गला सूख चुका था। उसने कांपते हाथों से आईने पर चादर दोबारा डालने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा बार बार उसके हाथ से फिसल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ढकने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार उसने हार मान ली और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी,
अब तुम मेरी हो। बाहर से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। पूरा गांव जैसे जाग गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुत्तों की नजर सिर्फ मीरा के घर की ओर थी। वे सब दरवाजे के सामने आकर गुर्राने लगे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके दांतों से लार टपक रही थी। मीरा ने दरवाजे की ओर देखा। सांकल जमी हुई थी, लेकिन बाहर से किसी ने जोर जोर से धक्का मारना शुरू किया। ठक ठक ठक। हर धक्के से पूरा घर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत भारी चीज खड़ी है। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से काली डोरी अंदर सरकने लगी। वही डोरी जो पीपल की जड़ों में फंसी थी, अब उसके घर तक पहुंच गई थी। डोरी धीरे धीरे फर्श पर रेंग रही थी और उसके पोरों से ठंडी हवा उठ रही थी। मीरा ने घबराकर डोरी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, डोरी अचानक उसकी कलाई में लिपट गई। उसका हाथ सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फ का पानी भर दिया हो। दरवाजा खोलो, एक धीमी कर्राई हुई औरत की आवाज आई। वह आवाज इतनी धीमी थी, फिर भी पूरे कमरे में गूंज गई। ऐसा लगा मानो दीवारें भी उस आवाज को दोहराने लगी हों। मीरा ने चीखते हुए दरवाजे से दूरी बना ली। उसके कदम उलझकर फर्श पर गिर गए। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी, खिड़की के पल्ले अपने आप खुल गए। बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और साथ ही किसी के हंसने की आवाज भी। खिड़की में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था, सूखा, झुर्रियों से भरा और आंखें खून जैसी लाल। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। मीरा बुरी तरह कांप रही थी। उसने खुद को कमरे के बीच खड़ा पाया, जहां अब डोरी चारों ओर फैल चुकी थी। वह डोरी सांप की तरह कुंडली बनाकर धीरे धीरे उसके पैरों को लपेट रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर का धमाका हुआ। सांकल अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंधेरे में किसी की परछाई दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस परछाई के हाथ में वही घड़ा था जो पीपल की जड़ों में दबा था। घड़े से धुआं निकल रहा था और उसके भीतर किसी के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मीरा के होंठ सूख गए, उसकी आंखें फैल गईं और तभी वह परछाई धीरे धीरे घर के भीतर कदम रखने लगी। हर कदम के साथ जमीन ठंडी बर्फ जैसी हो रही थी। परछाई धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में पकड़े घड़े से मोटी काली धुंध निकल रही थी। धुंध पूरे कमरे में फैलने लगी और हर सांस के साथ मीरा को लगा जैसे उसके फेफड़े जल रहे हों। उसने खांसते हुए दरवाजे की ओर भागना चाहा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घड़े के भीतर से रोने की आवाज और तेज हो गई। अब उसमें बच्चों के रुदन और औरतों की कराह भी शामिल थी। आवाजें इतनी करुणा से भरी थीं कि लगता था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बाहर निकलना चाहती हों। मीरा कांपते हुए पीछे हटती गई। अचानक घड़े की सतह पर खून जैसे लाल अक्षरों में उसका नाम उभर आया। मीरा। नाम अपने आप धड़क रहा था, जैसे किसी दिल की धड़कन की लय पर। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। वह वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, सड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा और आंखें खोपड़ी में ढंसी हुई। उसने घड़े को जमीन पर रख दिया और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए बोली, तेरा नाम मैंने बांध दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, डोरियां अचानक जमीन से उठकर मीरा की ओर लपक गईं। वे उसके पैरों, उसके हाथों और उसकी कमर तक लिपटने लगी। मीरा ने चीखकर उन्हें हटाने की कोशिश की, मगर डोरियां और कसने लगीं। उसके चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। दियों की लौ एक एक करके बुझ गई। अब सिर्फ घड़े की हल्की लाल चमक रह गई थी, जो पूरे कमरे को भयानक रोशनी से भर रही थी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह करुण स्वर में बोली, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में घड़े से वही हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ। हंसी इतनी खोखली थी कि दीवारें तक कांप उठी। परछाई और पास आ गई। उसके हाथ ठंडी राख जैसे थे। उसने मीरा के माथे पर हाथ रखा और बोली, अब तू मेरी है और तेरी सांसें इस घड़े में कैद होंगी। मीरा को लगा जैसे उसकी धड़कन धीमी पड़ रही है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसी वक्त आईना अचानक चमक उठा। उसमें वही दृश्य नजर आ रहा था, मीरा, परछाई और घड़ा। लेकिन आईने में मीरा पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। मीरा ने कांपती नजरों से आईने को देखा। उसे समझ आ गया, यह आईना उसका भविष्य दिखा रहा है और अगर उसने कुछ नहीं किया
तो वही हश्र उसका होने वाला है। उसने पूरी ताकत जुटाकर डोरियों को झटका दिया। एक डोरी उसके हाथ से छूट गई। उसी वक्त घड़े में से जोर की चिंगारी उठी और पूरे कमरे में धुआं भर गया। मीरा घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई जोर से चिल्लाई, भाग नहीं सकती। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कांच तक दरकने लगा। लेकिन उसी चीख के बीच मीरा ने अपने आखिरी साहस से खिड़की की ओर छलांग लगा दी। खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया और ठंडी हवा अंदर भर गई। मीरा खून से लथपथ बाहर गिरी। उसके कानों में अब भी घड़े की हंसी गूंज रही थी। मीरा टूटी खिड़की से बाहर गिरकर मिट्टी पर पड़ी थी। उसका बदन चोटिल था, हाथ पांव खून से भीग गए थे, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा और ठंडी हो चुकी थी, मानो रात खुद मरने वाली हो। वह घिसटते हुए उठी और भागने की कोशिश की, मगर उसके पीछे वही डोरियां फिर से रेंगने लगीं। वे अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लहराती हुई उसके चारों ओर घेरा बना रही थीं। हर डोरी से धीमी कराह निकल रही थी, जैसे उसमें किसी की अधूरी चीख बंधी हो। मीरा खेतों की ओर भागी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बार बार ढंस रही थी, जैसे धरती खुद उसे निगलना चाहती हो। अचानक दूर वहीं पीपल का पेड़ दिखा। उसकी जड़ें अब और फैल चुकी थीं, मानो किसी अजगर की तरह रास्ते को रोक रही हूं। पेड़ के नीचे घड़ा रखा था, लेकिन अब घड़े के चारों ओर सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ धुंधले साए। वे सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, आजा आजा। मीरा ने चीख कर पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल जल रही थीं। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तेरा नाम लिखा जा चुका है, अब भागना बेकार है। मीरा के भीतर बची आखिरी हिम्मत ने उसे उठाया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से घड़े पर दे मारा। घड़ा फट गया और उसके भीतर से काली धुआंधार आंधी बाहर निकली। साथ ही सैकड़ों चीखें आसमान में गूंज उठी। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके कानों में औरत की डरावनी चीख गूंज रही थी, तूने सब बर्बाद कर दिया। अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई, सरसराहट रुक गई। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। घड़ा गायब था, परछाइयां गायब थीं और वह औरत भी कहीं नहीं थी। मीरा कांपते हुए घर की ओर चली, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा, मीरा। उसने डरकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ लिखा था। उसने ध्यान से देखा, वहां उसका नाम था, वही मीरा। और आखिरी आ फिर से हिल रही थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। मीरा वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसे समझ आ गया, घड़ा टूटा है, लेकिन श्राप अभी बाकी है और शायद यह खेल अब उसकी आखिरी सांस तक चलेगा। तो दोस्तों, यह थी काला जादू की कहानी। लेकिन क्या आपने गौर किया, कहानी यहां खत्म नहीं हुई बल्कि अधूरी रह गई, क्योंकि घड़ा टूट गया पर उसका श्राप अभी भी जिंदा है। मीरा का नाम मिट्टी से मिटा नहीं, वह अब भी हिल रहा है, जैसे किसी ने वादा किया हो कि उसका अंत अभी बाकी है। काले जादू की यही सबसे भयानक सच्चाई है। यह कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ ठहर जाता है, जैसे कोई सांप अपने शिकार को दबोचने से पहले लंबा इंतजार करता है। सोचिए, अगर यह कहानी सिर्फ मीरा तक सीमित ना हो, अगर आज भी उस पीपल के नीचे कोई घड़ा दबा हो और उसका नाम मिट्टी में लिखने की बारी अब किसी और की हो, कौन जानता है, शायद अगली बार वह नाम आपका हो। आज भी उस गांव में रात को कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं। लोग कहते हैं वह उसी औरत की आत्मा है जो घड़े से बंधी थी। वह अब खुले आसमान में घूमती है और नए शिकार की तलाश करती है। कभी अगर आप अकेले रास्ते से गुजरें और हवा में किसी ने आपका नाम पुकारा, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि जो नाम एक बार बुला लिया जाता है वह मिट्टी से कभी नहीं मिटता। मीरा आज भी जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता, पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसकी परछाई आईने में देखी है। चेहरा डर से सफेद, आंखें हमेशा किसी से बचने की कोशिश करती हुई, जैसे वह अब भी उस काले जादू से भाग रही हो। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह कांपा दी हो, अगर आपके कमरे में भी अभी अजीब सी ठंडक फैल गई हो, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे
तो शायद किसी और बंद दरवाजे का ताला खोलेंगे, जहां से सिर्फ डर ही नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं की चीखें बाहर आएंगी। तो अगली रात तक संभल कर रहिए, और अगर हवा में कोई आपके कान के पास फुसफुसाए तो शायद वह मैं न हूं।